क्या आपको पता है किसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस? हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो थी पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर, जिसमें IMRCSAC इन सातों वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से कम ऑन मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे के सारे। I मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, M मीन्स मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, R means recording, C means classifying, S means summarizing, A means analyze or interpretation, C means communicating to users। अगर इन सारे वर्ड्स को मिला दिया जाए तो ये बनता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। दिस इज आशिफ अली, योर ओन लिम्रा क्लासेस। तो आइए फिर आरंभ करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बिल्कुल अभी अभी एक्सप्लेन करा है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। IMRCSAC इन सातों वर्ड्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो ये बन जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट। मेनली आज हमें जो बात करनी है वो करनी है अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो अधूरा रह गया था उसे आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस, अब यहां पर देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 5 ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 5 ब्रांचेस। पहली होती है कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चौथी होती है सोशल अकाउंटिंग एंड पांचवी होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब बच्चों आपको एक बात बता दूं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आप जो 11th में पढ़ने वाले हो और जो 12th में पढ़ने वाले हो, ये दोनों की दोनों क्लासेस में जो आप अकाउंटिंग पढ़ोगे वो दोनों क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है इतना पॉइंट? दूसरी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे आप आफ्टर 12th। अब ये 3 अकाउंटिंग के बारे में हमें मेनली सीखना है, हमें जानना है ये किस तरीके से होती हैं, इनका पर्पस क्या है, ये हमें क्या कैलकुलेट करके देती हैं। और जो लास्ट की 2 अकाउंटिंग है, एक तो थी सोशल अकाउंटिंग और दूसरी थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब यहां पर सोशल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के पर आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेनली हम 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बता रही है हमें? यहां पर ये बताती है कि जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं उन सभी को डिटरमाइन करा जाता है एज अ P&L की फॉर्म में। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कौन सी अकाउंटिंग बता रही है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसके बाद जो दूसरी अकाउंटिंग आती है, उस दूसरी अकाउंटिंग में आपको क्या ध्यान देना है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग से नॉर्मल सी एक बात अगर आप समझो तो वो ये है, जब हम कोई भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसकी कॉस्ट क्या है और उसका प्राइस क्या है, ये दोनों ही बातें अलग हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें निकालना सिखाती है उसकी कॉस्ट क्या आई है। मान लो एक छोटा सा मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मेरी फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में बनाने के साथ साथ मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने रुपए का बन रहा है, यानी कि इसकी कॉस्ट क्या है। अब जब इसकी कॉस्ट मुझे पता चली कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कि 5 रुपए का मार्कर बनाया जा रहा है, तो मैं मार्केट में इसका प्राइस क्या सेट करूंगा? 5 से ऊपर ही ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा तो यहां पर कंपनी को लॉस हो सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी यहां पर मदद करती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने में, जिससे कि हम उसका प्राइस लेवल सेट कर सकें। फिर इसके बाद आती है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमसे यह कहना चाहती है कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग में इजीली हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। कहने का मतलब यह है, अगर हमारा मैनेजमेंट सोच रहा है कि इस साल उसे 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट के अंदर, तो उस 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को करने के लिए उसके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैलकुलेट करके देती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम यह पता लगा लेते हैं कि क्या हमारी कंपनी लायबल है कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली मैनेजमेंट की हेल्प हो रही है किसमें? डिसीजन मेकिंग में। तो क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ आ गए? एक बार मेरे साथ रिपीट करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्या डिटरमाइन करा? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करें। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने क्या डिटरमाइन करा कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है और उसका प्राइस क्या सेट करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने क्या कैलकुलेट करा कि हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो, हम इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अब इसके बाद जो 2 और थे जिन्हें मैंने बोला आपको ध्यान नहीं देना, सोशल अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब यहां पर सोशल अकाउंटिंग कैसे होती है बच्चों? सिंपल सी चीज है, जैसे रतन टाटा जी हैं, उनकी कंपनी है, उन्होंने कोई सोशली वर्क कर लिया, ठीक है, अब वहां पर कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, तो इसके लिए भी एक अकाउंटिंग होती है जिसे हम कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स, अब देखो सिंपल सी चीज है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को चलाने के लिए क्या मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूं या मेरे वर्कर ज्यादा काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली वर्कर ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कहीं ना कहीं वो वर्कर है जो मेरे को
कमा कर दे रहे हैं। सिंपल सी चीज है। तो ह्यूमन रिसोर्स मेरी कंपनी के अंदर क्या कितना है, कितना वो मेरे को प्रॉफिट निकाल कर दे रहा है, उसकी भी एक अकाउंटिंग होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उन चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। देखो आपकी जो बुक है उसके स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हो बुक कीपिंग, यानी कि इसका मतलब अभी जो आप अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग इन द सेंस अभी जो आप सीख रहे हो वो क्या है, बुक कीपिंग होगी। 11th में 12th में जो अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। सिंपल सा एक पॉइंट आपको अब इसमें ध्यान रखना है, बुक कीपिंग क्या है, सिंपल है, अकाउंटिंग क्या है, थोड़ी मुश्किल है। बुक कीपिंग कितने वर्ड से मिलकर बनी है हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस के हैं, IMRC 4 वर्ड से मिलकर बुक कीपिंग बनी है। और वहीं अकाउंटिंग जो है लास्ट के 3 वर्ड है, कौन कौन से, SAC, कौन कौन से, SAC, इन तीनों वर्ड से मिलकर बनी है हमारी अकाउंटिंग। अब यहीं पर देख लेते हैं हमने बुक कीपिंग में हमें क्या बताया गया। बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। यहां पर क्या बोला गया, बुक कीपिंग में कितनी बातें आती हैं, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। सिंपल सिंपल से काम है, कोई भी कर देगा। मैंने आपको एक एंट्री के थ्रू एग्जांपल दिया था और आपको समझाने की कोशिश करी थी कितना इजी होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को पहचानना, कितना इजी होता है उसके अमाउंट को मेजर करना, कितना इजी होता है उसको क्लासिफाई करना, और कितना उससे ज्यादा इजी होता है उसे रिकॉर्ड करना। तो बस यहां पर क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। बुक कीपिंग में आपको यही 4 काम करने पड़ते हैं। मगर अकाउंटिंग की अगर बात आए तो अकाउंटिंग में आपको क्या क्या करना है। एस मतलब समराइज, ए मतलब एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, और सी मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये तीनों काम थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए इसको डाला जाता है अकाउंटिंग के अंदर। तो देखो मैंने यहां पर भी यही लिखा है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, SAC। आपको याद हो गया होगा, पहला पॉइंट इजीली क्लियर हो गया होगा। बुक कीपिंग कौन से 4 वर्ड से मिलकर बनी है, IMRC, और अकाउंटिंग SAC। क्लियर है, ठीक है, पहला पॉइंट इजी है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, ये पहली स्टेज होती है, और जो अकाउंटिंग है वो सेकंड स्टेज है। कहने का मतलब ये है अगर हमारी बुक कीपिंग का काम खत्म नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग शुरू नहीं कर सकते, यानी कि जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद आता है दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। ये जॉब हमारी डेली ऐसी रूटीन नेचर की होती है, बट ये जो अकाउंटिंग वाली जॉब है ये एनालिटिकल नेचर की होती है, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। इसे कोई भी कर सकता है, इसे आप 12th के बाद बीकॉम करके किसी भी कंपनी में एज ए जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग कर सकते हो। भाई क्या करना है, पहचानना है, ठीक है पहचान लिया, मेजर करना है, मेजर भी कर लिया, क्या करना है फिर उसके बाद, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई भी कर लिया। बट यहां पर जो होता है एनालाइज करना, ठीक है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर, समराइज करना, किसी भी बड़ी समरी किसी भी बड़े पैरा को एक छोटी सी समरी में कन्वर्ट करना। समराइजिंग का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बहुत आराम से समझा रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो सीनियर स्टाफ करता है अकाउंटिंग, और ये जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग। रिकॉर्ड करना तो कोई भी कर सकता है, ईजी काम है। फिर उसके बाद बात आती है इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल। भाई इसके लिए कोई एडवांस लेवल की, स्पेशल लेवल की स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या है, स्पेशल लेवल की स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है मेरी बात बच्चों? सारी बातें समझ आ रही होंगी। बातें अगर समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं बोल रहा, जब आपको समझ आने लगे तब आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर बच्चों जब मेरी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बातें खत्म होती है तो उसके बाद शुरू होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो अपने आप में एक वर्ड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैंने यहां पर देखो समझाने की कोशिश करी है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है जो जनरेट करके देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई हम बुक कीपिंग में क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। मतलब बुक कीपिंग से हमें क्या मिल रही है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल का मतलब मैंने क्या बताया था, बिजनेस, स्टेटमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी उसके अंदर ट्रांजैक्शंस चल रही हैं वो स्टेटमेंट, वो क्या करती है, हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। ये कब पता लगता है हमें, जब हम बुक कीपिंग करते हैं। तो क्लियर है मेरा पॉइंट? अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं, 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। कितनी? 3 चीजें। पहला रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, किसमें बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली होती है प्रॉफिट और लॉस, दूसरी होती है
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन, और लास्ट होती है हमारी फॉर्म के अंदर कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, और रिलेटिंग टू कैश फ्लो। देखो बच्चों सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस ये आप 11th क्लास में अभी हो, नन्हे मुन्ने बच्चे अभी यहीं पर सीख कर जाओगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सारी बातें आपको अभी यहीं पता लग जाएंगी। लेकिन जब बात आएगी कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का पूरा एक चैप्टर दे रखा है क्लास 12th में, तो ये आप सीखोगे क्लास 12th के अंदर। आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ आ रही होंगी। अब बच्चों जब सारी बातें यहां तक खत्म हो गई तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चार बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। चार कौन कौन से? रिलायबिलिटी, दूसरा रेलिवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा कंपेरेबिलिटी। चार बताया मैंने। अब रेलिवेंस क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट रिलायबल, रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इतनी रेलिवेंट होनी चाहिए कि हमारे जो यूजर्स हैं इजीली उसको देखकर कोई भी डिसीजन ले सकें, उसको देखकर कोई भी निर्णय लिया जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी इतनी होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि कोई भी बंदा उसे देखकर आराम से समझ सके, अंडरस्टैंड हो सके। क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद आती है कंपेरेबिलिटी, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें कि कौन सी हमारी कंपनी अच्छी है और कौन सी बेकार है, कौन सी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया, कौन सी बेकार प्रॉफिट निकाल लिया, किसका हाईयर प्रॉफिट किस वजह से आ रहा है, किसका लोअर लॉस जो जा रहा है, जो लॉस जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है। तो ये कंपेरेबल होनी चाहिए, इजीली हम उसे कंपेयर कर सके। तो समझ आ गई आपको हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थे, कितने थे? चार। याद करो, रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पर कितने तरीके के यूजर्स होते हैं? तो बच्चों सिंपल सी बात है, दो तरीके के यूजर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अंदर के यूजर्स हैं, दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी से बाहर के यूजर्स हैं। अब यहां पर दोनों को ही ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्यों जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? यूजर्स, इंटरनल यूजर्स को इसलिए जरूरत है, इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, इनके अंदर एक एक्सेस भी होता है, इनके पास एक एक्सेस होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से ये डायरेक्टली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। क्यों भाई? कंपनी के मालिक है, कंपनी का मालिक, क्या कंपनी रोकेगी उसको कि नहीं जी नहीं, तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, तुम कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? भाई कंपनी उसकी है, ठीक है, वो तो जब दिल चाहे उसकी जेब में कंपनी की चाबी है, तब ताला खोलेगा, तभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालेगा और सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लेगा कि क्या क्या हमारी कंपनी कर रही है और कैसे कैसे कर रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे जो ऑनर्स हैं वो दो होते हैं कंपनी के अंदर। एक तो मेनली ऑनर होता है और उसको किस चीज को जानने की ज्यादा जरूरत पड़ती है? प्रॉफिट और लॉस। हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो ये कौन जानते हैं? ऑनर जानते हैं। अगर बात करूं मैं वही मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा? भाई सीधी सी बात है, उसे कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। उसको किसी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। उसे कहीं पर इन्वेस्ट करना है, हमारा जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उसे अगर कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा। दूसरे आते हैं बच्चों एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिनके पास कोई एक्सेस नहीं होता अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? पहले आते हैं एम्प्लॉय एंड वर्कर। अब इन्हें जानना क्यों जरूरी है? भाई यूजर्स तो ये भी है ना, ये जानना इसलिए चाहते हैं कि अगर कंपनी का अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अगर मेरी कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या मैं ऐसा बोनस दूंगा? नहीं दूंगा। सैलरी पे कर पाऊंगा टाइम से? नहीं कर पाऊंगा। तो इंप्लॉय को इसलिए जानने की ज्यादा आवश्यकता होती है कि हमें सैलरी और बोनस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरा बैंक को क्यों जरूरत है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की? भाई अगर मैं जाता हूं बैंक के पास और मैं कंपनी बैंक से कहता हूं कि बैंक लाओ मेरे को लोन दे दो, तो क्या मेरे को बैंक बिना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करे लोन दे देगा? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। इन्वेस्टर्स क्यों? भाई बाहर इन्वेस्टर खड़े हुए हैं और वो ये देखना चाहते हैं अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है, हमारे पास कुछ पैसे पड़े, आप हमारे पैसे ले लो, हमारी अपनी कंपनी में लगाओ, अच्छा प्रॉफिट निकालो और रिटर्न में हमें कुछ ला कर दो। तो ठीक है, इन्वेस्टर को इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। दूसरे होते हैं क्रेडिटर्स को क्यों जरूरी है कि वो हमारी कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करें? भाई सिंपल सी चीज है, हमें उनसे पैसा चाहिए। अब वो पैसा कब देंगे? जब उन्हें पता होगा कि हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है, तभी वो हमें पैसा देंगे। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा?
गवर्नमेंट सिंपल सा काम करती है कि उसको चाहिए टैक्स। अब वो जब तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को नहीं देखेगी, उसे पता कैसे चलेगा कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रही है, कितना लॉस निकाल रही है। अगर प्रॉफिट निकाल रही होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स कैलकुलेट करके वो हमसे लेगी, तो इसलिए उसे जो भी कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनकी जरूरत पड़ती है। फिर बात आती है पब्लिक। पब्लिक क्यों रिकॉर्ड्स को देखती है? वो देखती है कि हमारे गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है। तो ये तो था बच्चों हमारे चैप्टर फर्स्ट का सारा जो निचोड़ मैंने निकालकर आपके सामने प्रेजेंट करा है वो था। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।